Good morning once again. रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो अब तक हमने क्या देखा कि क्यों ज़रूरत है रूरल क्रेडिट की, मतलब रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उनके की इश्यूज़ क्या है जहाँ पर हमको काम करना है। उसके बाद हमने बात करी कि इन सब चीज़ों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत है और उनके क्रेडिट के सोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से कितने प्रकार का उनको क्रेडिट चाहिए और वो सोर्सेज क्या होंगे। तो अब हमारे पास पूरा मनी है और हमने हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेंटेन कर लिया है, अपना क्रॉप जो है वो ले लिया, हम ये मान के चलते हैं। अब बात आती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके लिए मार्केटिंग चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग comprise all operations involved in the movement of farm produce from the producers to the ultimate consumers. ओके, तो फर्स्ट है इसके अंदर डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। तो क्या क्या डिफेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है आपके लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। देखिए आपने कभी जर्नी की है रेल की, या तो आप देखेंगे कि बीच में जब हम जाते हैं तो हमें गेहूं के जो ढेर होते हैं वो सड़कों पर ही लगे हुए मिलते हैं। कई बार अखबारों में भी आता है गेहूं भीग गया, चावल भीग गए, दालें खराब हो गई। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। फसलें तो उगा ली, लेकिन उनको अंदर भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रेन है वो तो कभी भी आ सकती है, नेचुरल क्लाइमेटी तो कभी भी हो सकती है ना, आंधी बाढ़ तूफान कभी भी आ सकता है। तो हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है उनको स्टोर करने की। तो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो सबसे पहले हमें स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करना होगा ताकि किसानों की जो ये मेहनत से उगाई हुई फसलें हैं उनको हम सुरक्षित रख सकें। तो पहला डिफेक्ट है अपने इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। सेकेंड है इसका डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर। डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर, ओके। ये लोग खुद तो जाते नहीं है वहाँ तक, मंडियों तक खुद तो जाते नहीं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती और प्रॉपर उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके गांव में आया, वो जमींदार वगैरह जो भी साहूकार वगैरह है, वो लोग औने पौने दाम पर इनकी फसलों को खरीद लेते हैं और फिर आगे जाके मुनाफा कमाते हैं। तो जो वास्तव में मुनाफा फार्मर्स के पास जाना चाहिए वो उन तक नहीं जाकर दूसरों तक ही पहुंच जाता है, और अमीर अमीर होता जा रहा है और किसान हमारा गरीब होता जा रहा है। तो ये एक बहुत मुश्किल है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये आ गया आपके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण वो लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। फिर आपके इंटरमीडिएटरीज एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन मार्केट। बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट्स, बिचौलिए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो फसलों को डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ तक नहीं आने देते, है ना। फिर जो किसान होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपनी फसलों को इन मध्यस्थों के जो मीडिएटर्स होते हैं उनके हाथ में देने के लिए, कि डायरेक्ट इनकी मंडियों तक पहुंच नहीं पाती और कंज्यूमर्स तक ये पहुंच नहीं पाते। नाउ डेज़ तो बहुत हालात सुधर गए हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड तो थे नहीं और उनके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के मीनिंग्स नहीं थे, कम्युनिकेशन के फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इन सब को देखते हुए ये लोग मंडियों तक नहीं पहुँच पाते थे, है ना। तो इनके साथ मॉल प्रैक्टिसेस भी बहुत होती थी, जैसे धोखाधड़ी का कह लो कि कम तोल दिया, है ना। जब आपने तुलवाई करवाई अपनी फसल की तो वो कम तोल दिया, दाम कम लगा दिए, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कह के उनको दाम कम दे दिए। इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत हुआ करती थी, और जो मुनाफा है वो नॉर्मली जो मध्यस्थ होते थे, जो इंटरमीडिएटरीज होते थे, ये लोग ले जाते थे। लैक ऑफ ग्रेड्स, कोई ग्रेड नहीं था, जिसकी जो मर्जी आए वही दाम उसने लगाया, मुँह मांगे दाम से काम चलता था। जो मैंने कह दिया बस उसी पे अगर आपको बेचना है तो बेचिए। तो वहाँ पर जो फार्मर था वो राजा नहीं था, जो वहाँ पर ख़रीदार है, जो बिचौलिए वगैरह हैं वो राजा होते थे, और उनको जो ठीक लगता वो उनकी फसलों का दाम बोल देते और वो उनसे ख़रीद लेते, ठीक है। और उसके बाद बात आती है आपके लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है, मैंने अभी आपको बात बताई थी, उसकी भी कमी रही है। अभी तक भी जितना फैलना चाहिए ये इंस्टीट्यूशंस का जाल उतना फैला नहीं है। तो एक फाइनेंस की भी कमी है। फाइनेंस की कमी होने की वजह से वो मनी लेंडर से पैसा उधार लेते हैं, और मनी लेंडर से पैसा उधार लेकर वो ड्रैप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये हमारे मार्केटिंग की कमियां हैं, डिफेक्ट है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स,
lack of transportation facilities, intermediaries and malpractices in markets, lack of grades, lack of institutional फाइनेंस। देखिए इंडियन इकोनॉमी में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अगर पॉइंट्स याद कर लेंगे तो भी आप अंदर का मैटर आराम से लिख पाएंगे। तो आप पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, आपको पॉइंट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका टॉपिक, वो है गवर्नमेंट मेजर्स टू डेवलप एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सेटअप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला है सेटिंग अप ऑफ अ रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट देखिए कई सारी मंडियां हैं, ज़ीरा मंडी है, कीनू मंडी है, गेहूँ मंडी है, ये अलग अलग जगहों पर इस्टेब्लिश की गई। जैसे हमारे जोधपुर में जीरा मंडी है, तो अब जीरा किसी को भी बेचना है या ख़रीदना है तो वो कहाँ आएगा, जोधपुर आएगा। तो एक प्रॉपर प्लेस मिला ना उनको कि हाँ भाई मेरी फसल है जीरा, तो मुझे जोधपुर जाके खरीदनी है। जब मुझे जीरा चाहिए तो मुझे जीरा जोधपुर जाके खरीदना है, मुझे बेचना है तो मुझे जोधपुर में जाकर मंडी में जाकर बैठना है, वहाँ पर मुझे मेरे खरीदार मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर प्लेस होने की वजह से लोगों को पता होता है कि यहाँ ये चीज़ मिलती है और ख़रीदार भी वहीं पहुँच जाता है और विक्रेता भी वहीं पहुँच जाता है। तो मीडिएटर्स वगैरह की थोड़ा सा ये जो तामझाम है वो कम हो जाता है और किसानों को उसके प्रॉपर दाम भी मिल पाते हैं। तो नॉर्मली जो प्रॉपर मार्केट है वो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हैं, वो अलग अलग जगह के अलग अलग हैं। कहीं पर कौन सा मार्केट है, कहीं पर कौन सा मार्केट है, जैसी जैसी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से जो नज़दीक पड़ता है वैसे मार्केट सेटअप किए गए हैं। फिर है आपका प्रोविजंस ऑफ वेयर हाउसेस फैसिलिटी। बहुत सारे भंडार गृह भी, वेयर हाउसेस भी उन लोगों ने इस्टेब्लिश किए ताकि हमारी फसलें ख़राब नहीं, लेकिन अभी भी आज भी उसकी कमी है, हमें और ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है एनकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट्स। सहकारी बाज़ार को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई है, एनकरेज कर रहे हैं किसानों को कि आप कैसे भी करके कोऑपरेटिव जो मार्केट होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करो ताकि सारे लोग जो होते हैं स्थानीय वहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सबको चीज़ें एक ही छत के नीचे सुविधा से और कम रेट पर उपलब्ध हो जाए। फिर है आपके प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करने की फैसिलिटी भी दी गई है ताकि किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके कि ये मार्केट यहाँ है, आपके लिए ये टेम्परेरली मार्केट बनाया गया और ये आपके मार्केट के प्रोविजंस होंगे, ये गाइडलाइंस होंगी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई गई है ताकि किसानों को नुकसान कम हो। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइज भी किया गया है कि भाई ए ग्रेड की फसल, बी ग्रेड की फसल, सी ग्रेड की फसल, इस तरह से ग्रेडिंग भी दी गई है ताकि जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो और जो ज़्यादा ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक फसल को उत्पादित करता है तो उसको अच्छा दाम भी मिलना चाहिए। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई है। ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन भी किया गया है। फिक्सेशन ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपके गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जो फसल है, जो फसल इट इज़ सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है कि किसानों को इससे कम में तो कहीं बेचना ही नहीं है। अगर इससे ज़्यादा में कहीं बिकता है तो आप बेचिए, इससे कम में आपको अपनी फसल को बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको बेचनी है तो आप गवर्नमेंट के पास आइए और उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गवर्नमेंट को बेचिए। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी बफर स्टॉक रेडी होता है। बफर स्टॉक का मतलब समझते हो ना कि इन सबसे खरीदी फसलों को वो बफर स्टॉक करके रखती है। मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या कैजुअलिटी होती है, कुछ भी कहीं कमी होती है तो वो बफर स्टॉक जब इकट्ठा किया होता है तो वो वहाँ पर भेजा जा सकता है। समझ लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई, अब वहाँ पर खाने को नहीं है, उनकी फसल ख़राब हो गई, ठीक है, तो अब जो बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होगा तो वो वहाँ पर मदद कर पाएगी। सूखा पड़ गया, वहाँ पर खाने को नहीं है तो वो गवर्नमेंट वहाँ पर भेज पाएगी। जैसे फेयर प्राइस शॉप पर उनको सामान भेजना है तो ये बफर स्टॉक में से ही जाता है। तो इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों से ये सारी चीज़ें खरीदती है और बफर स्टॉक में रखती है और फिर जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी किसानों को प्रोवाइड की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और उनका आवागमन जो है, आने जाने का जो सिस्टम है, साधन जो है वो उनको प्रॉपर मिल सके ताकि वो अपनी फसलों को मार्केट तक ला सकें। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। बिल्कुल, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होती है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज़ अ प्रैक्टिस इन विच फार्मर्स जॉइन हैंड्स टू फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू सेल देयर प्रोड्यूस,
देयर दिस सोसाइटी। तो इससे क्या होता है कि फार्मर जो होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने हाथ मिला लेता है और अपनी फसल को ले जाकर वहाँ पर रखता है और वो उचित दामों पर उसको बेचते हैं ताकि किसानों को भी कोई नुकसान नहीं होता और सब कुछ सबको एक ही छत के नीचे मिल भी जाता है। इस तरह से बहुत आसानी होती है। इन इंडिया कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर हैज़ बीन बिल्ड अप एट वेरियस लेवल, बहुत सारे लेवल पर इसको सेटअप किया है, लेकिन इसकी एपेक्स बॉडी जो है वो है आपके नेफेड। ओके, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको हमने नाम दिया है नाफेड। ओके, और उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन।